मिट्टी से गहरा रिश्ता रखता हूं, मैं किसान हूं, गर्व से कहता हूं। नमस्कार, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं सोनिका ढडवाल। आज हम बात करेंगे आम की खेती की। चीर के जमीन में चीर के जमीन में उम्मीद बोता हूं, मैं किसान हूं, चैन से कहां सोता हूं। आज मैं ये जो ज़मीन से चीरने की बात है, इस विषय पे इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि आज हमारे साथ जो सरकार द्वारा 3 स्टार रैंकिंग दी गई है, हमारे साथ एक प्रगतिशील किसान हैं। आइए बात करते हैं अजय रतन जी से। अजय रतन जी, आपका हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत है। आज हम बात करेंगे आम की खेती की। आम की खेती से जानने के लिए मैं आपसे यही जानना चाहूँगी कि आम की जो खेती है वो हर जगह नहीं की जा सकती, तो आम की खेती के लिए कौन सी जलवायु जो है उसका होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आम की खेती के लिए हम वैसे तो समुद्र तल से 6000 मीटर तक की जा सकती है। पर्वतीय हाँ, पर्वतीय जो इलाके हैं और मतलब बर्फीले जहाँ बर्फ़ अत्यधिक पड़ती है, उससे जहाँ कम भी बर्फ़ पड़ती है वहाँ तक इसकी खेती की जा सकती है। और इसके लिए जो है वैसे तापमान जो है उपयुक्त जो है हमारा 22 से 35 डिग्री सेल्सियस तक सहन कर सकता है आराम से। और इसमें इसके लिए आम की खेती के लिए जो है ये टेम्परेचर जो है उपयुक्त है, उपयोगी है। हाँ जी। जैसे हमने बात की टेम्परेचर की बात की, उसी के साथ टेम्परेचर की बात के साथ साथ जो है मिट्टी, वो मिट्टी जो है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। और खेती के लिए हर जो भी खेती की जाए, उसी तरह से आम की खेती के लिए जो है वो मिट्टी का जो है महत्व है जो वो बहुत ज़्यादा है। और मिट्टी में जो है वो ताकत का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आम की खेती करने के लिए क्या पहले सॉइल टेस्टिंग की जाती है? अगर सॉइल टेस्टिंग हम जैसे करते हैं तो उसकी क्या प्रक्रिया है? बिल्कुल जी, आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि किसी भी फसल के पैदावार के लिए हमें जो है मिट्टी की जांच करवाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मिट्टी जो है एक किसी भी पौधे की सगी माँ के समान होती है। क्योंकि जैसे एक सगी माँ जो है अपने बच्चे का देख रेख करती है, उसी तरह एक मिट्टी जो है एक पौधे की देख रेख करती है। इसलिए मिट्टी की जांच करवाना बहुत अति आवश्यक है। इसलिए ये जो आम का पौधे हैं इनके लिए हमें जो है अगर जिस मिट्टी में कच्चा पत्थर ज़्यादा होगा या कच्चे पत्थर की मात्रा होगी तो वहाँ, क्योंकि इसका ज़्यादा भोजन कच्चा पत्थर होता है, और साथ में इसके लिए हम गोबर की खाद देंगे घन जीवामृत बना करके, तो ये इसके लिए सबसे अच्छी होगी। तो साथ में जो है मेन बात है मिट्टी की जांच। तो ये जो हमारे ज़िला में मिट्टी के जांच केंद्र खोले होते हैं वहाँ किसान भाइयों को करवानी चाहिए, तभी हमें जो है इसकी पौधे जो हैं लगाने चाहिए। आपने बहुत अच्छी बात बोली कि जहाँ पे मिट्टी की जांच के केंद्र खुले हैं वहाँ पे हमें जो है वो मिट्टी की जांच करवानी चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि हम खेती शुरू कर देते हैं और हमें पता नहीं होता है, और उसकी वजह से जो है हम जो अपनी मेहनत है हमारी वो मेहनत जो है वो बेकार जानी शुरू हो जाती है। अगर हम आम की बात कर रहे हैं तो आम की जो किस्में हैं, कई तरह की जो है अलग अलग वैरायटी जो है बाज़ार में हम देखने को मिलती हैं। तो आम की जो है कितने प्रकार की जो किस्में हैं वो कितने प्रकार की हैं? आम की वैसे तो बहुत हज़ारों वैरायटी हैं, क्योंकि इसमें हमारे हिमाचल में प्राय देखा जाता है कि अपने लोकल आम भी पाए जाते हैं, उसमें भी कई प्रकार की वैरायटी हैं। परंतु जो मुख्यतः एज ए हम एक पॉइंट ऑफ व्यू बिजनेस से जो अर्निंग के हिसाब से जो वैरायटियाँ लगाते हैं, तो इसमें हम एक दशहरी है और एक लंगड़ा आम जिसे हम बोलते हैं, और तोता भी लगाना शुरू कर दिया है। ये इस तरह से हमारी ये 3-4 वैरायटी हैं जो हमारे हिमाचल में जो है आराम से तैयार हो रही हैं, और जिसमें हमारे किसान भाई जो है अच्छी मुनाफा कमा सकते हैं। जैसे आपने अलग अलग वैरायटी जो बताई हमें, अगर जैसे हम अक्सर जो आज का समय अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा बारिश जो है, कई बार अत्यधिक बारिश हो जाती है और जो है कई बार सूखा पड़ जाता है। तो उस समय जो है हिमाचल में अगर हम बात करें, हिमाचल प्रदेश की बात करें, तो कौन कौन सी जो आम की किस्में हैं वो लगानी चाहिए और वो फ़ायदेमंद रहेंगी? इसमें हिमाचल में वैसे तो दशहरी आम जो है इसकी पैदावार बहुत अच्छी है, और ये भौगोलिक परिस्थिति के हिसाब से भी जो है हिमाचल के हर एक जगह उगाया जा सकता है, क्योंकि हिमाचल में जो है पहाड़ी क्षेत्र ज़्यादा है
और ये जो दशहरी है पहाड़ी क्षेत्र में भी कामयाब है और मैदानी क्षेत्रों में भी इसकी अच्छी पैदावार आती है। जी, ये तो बात की हमने मिट्टी, जलवायु और किस्मों की बात की हमने। अगर कोई जो किसान भाई है वो जो है आम का बगीचा लगाना चाहता है तो सबसे पहले उसके जहन में जो प्रश्न आता है वो आता है कि उसे पौधा कहाँ से मिले। तो आम के जो पौधे कहाँ से जो है लिए जा सकते हैं? आम के पौधों के लिए एक तो हॉर्टिकल्चर विभाग ने भी नर्सरियाँ लगाई होती हैं, जी, वहाँ से भी उपलब्ध हो सकते हैं। दूसरे केवीके हैं, वहाँ पर भी इसकी नर्सरी होती हैं जी, और साथ में कृषि विभाग से भी संपर्क करके इसके पौधे मिल सकते हैं। अगर किसान भाई अपने आप तैयार करना चाहता है तो जो हमारे लोकल आम होते हैं उनकी गुठलियों को कि आज बिजाई जैसे इस टाइम सीजन चला हुआ है, इस टाइम उनकी गुठलियों की बिजाई करे जी। और अगले साल जो है उनके ऊपर खुद ग्राफ्टिंग कर करके अपने प्लांट तैयार कर सकता है। जी, जो अब जैसे कि हम बात करें कि पौधा हमने ले लिया तो जो जो ज़मीन है उस पे जो पौधे हैं जो जब लगाया जाता है तो बहुत सारी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। तो उस समय जो है दूरी की बात करें वो बहुत महत्वपूर्ण होती है आम के बगीचे के लिए। तो जो आम के बगीचे के पौधों के बीच में जो दूरी है वो कितनी होनी चाहिए? आम के बगीचे के लिए वैसे 20 फुट से कम नहीं होने चाहिए। अगर किसी के पास स्पेस कम है, जी। भूमि कम है तो 15 फीट तो होनी ही चाहिए पौध जो है डिस्टेंस। जी। आम के पौधों में अक्सर जो है अगर हम आम के पौधे की बात कर रहे हैं तो अक्सर जो है कई तरह की बीमारियां जो हैं वो लग जाती हैं। तो कौन कौन सी बीमारियां हैं जो पौधों में लग जाती हैं और उन्हें जल्दी जो है पहचाना जा सकता है? इसमें आम के पौधे में मेन बीमारी आती है एक तना छेदन की जो जी। नीचे से आती है। तो उसके लिए अगर हम समय के हिसाब से जैसे 3 महीने के अंतराल में हम उसमें अपना चूना वगैरह उसके तने में करते रहें जी। तो उससे हमारा और उसमें समय पर हम उसका तौलिया बनाते रहेंगे जी। तो उस बीमारी से रोकथाम होती है। तो जो आपने अजय जी जो आपने नाम लिया इस बीमारी का वो किस समय कैसे पता चलता है कि इस पौधे को जो है ये बीमारी लग चुकी है? उसमें पौधे का ऐसा होता है उसका जो बाहर का पौधे का तना होता है जी। उसमें बिल्कुल काला रंग होना शुरू हो जाता है जी। और उसमें हाथ लगाए तो चिपचिप हार्ट आना शुरू हो जाती है जिससे जी। उसकी बीमारी को दूर से पहचाना जा सकता है। तो इसलिए बीमारी आने से पहले ही हर एक 3 महीने के बाद हम उसमें चूने का लेप करते रहेंगे तो उस बीमारी के आने की संभावना बहुत कम है। कम हो जाएगी। तो जो है हमें जो है पौधों को समय-समय पर जो है वो देखते रहना चाहिए। एक आम के जो पौधे हैं उस पे बगीचे में जो है एक बीमारी लगती है जिसे कहते हैं पाउडरी मिल्ड्यूज़। वो पाउडरी मिल्ड्यूज़ बीमारी क्या है? वो भी इसी तरह है। ये उसके लिए भी ये मेन जो है क्योंकि किसान भाई जो है बहुत महंगी दवाइयों के ऊपर भी खर्चा नहीं कर सकता है जी। और दूसरे भी स्वास्थ्य की दृष्टि से भी जो है हमें जो है पेस्टिसाइड्स के ऊपर मतलब ज़्यादा उपयोग नहीं करना चाहिए। जी। उसके लिए हम जो है अपना खट्टी लस्सी और जो है अपना नीम अस्त्र, ब्रह्मास्त्र और आग्नेयास्त्र जो है जो अपने देवद्रेक के पत्ते और अपनी 3-4 जड़ी बूटियों से बनाई जाती है उनका उपयोग करके हम उसके ऊपर भी कंट्रोल पा सकते हैं। जी, जैसे आपने कहा कि हमें जो है अधिक से अधिक प्राकृतिक खेती की तरफ जो है वो बढ़ना चाहिए और जो है पौधों को जो है प्राकृतिक खेती की और जो अलग-अलग जैसे हम कहते हैं कि गोबर हो गया और अलग-अलग जो उसका गौमूत्र है उसका इस्तेमाल करके जो है पौधों को जो है उससे बचाना चाहिए। बिल्कुल। ये प्राकृतिक खेती की आपने भाई कई बार जो है कई तरह की समस्या आ जाती है पौधों में। जब आप जैसे आम की खेती करते हैं तो आपको जब समस्या आती है तो आप कैसे उसका समाधान करते हैं? सबसे पहले तो मैम ऐसा होता है कि जैसे हमारे जो भी मेन अटैक जो होता है फसल के ऊपर जो होता है पूर्णमासी के दिन होता है जी। क्योंकि पूर्णिमा का चांद उस दिन पूरी दूधिया रोशनी होती है जी। तो जितने भी हमारी फसलों के ऊपर अटैक करने के लिए आते हैं विषाणु वो उसी रात को करते हैं। अगर हम उससे एक दिन पहले अपनी जो भी हमने अपनी स्प्रे बनाई होती हैं चाहे नीम अस्त्र की, द्रेक अस्त्र की, उसको कर दें तो हमारी 15 दिन के लिए फसल सुरक्षित हो जाती है। जी। एक तो इलाज इसका ये है।
और रहा दूसरा, जैसे अभी फसल आई थी, इस बार भी काफ़ी आई थी, परंतु वो ओलावृष्टि हुई, उसकी वजह से काफ़ी गिर गए। तो उसके लिए ये जो है हमारा हॉर्टिकल्चर विभाग जो है नेट के लिए जो है 90% सब्सिडी देता है। अगर किसान भाई वहाँ अपने ब्लॉकों में जाएंगे और हॉर्टिकल्चर विभाग से संपर्क करेंगे तो वहाँ से नेट लेकर के वो उस समस्या से भी निजात पा सकते हैं। अजय रतन जी, सरकार द्वारा जो है वो बहुत सारी जो है स्कीम्स जो हैं किसान भाइयों के लिए चलाई गई हैं। क्या आपने भी कभी जो है जो सरकार द्वारा जो स्कीम्स चलाई गई हैं उनका फ़ायदा उठाया है? बिल्कुल जी, मैंने अभी पीछे एक स्कीम चली थी सरकार की तरफ से, जिसमें सोलर पंप के द्वारा पानी लिफ्टिंग करने का, तो मैंने वो ली है। उसमें 90% सब्सिडी थी, तो बहुत अच्छा सिस्टम है। उसमें मैंने सिर्फ 10% अनुदान दिया, तो आज मेरे जितने भी बगीचे हैं या खेत हैं सबके लिए सोलर से पानी जा रहा है, तो मेरा बिजली का खर्चा ना के बराबर है। तो इसका भी किसान भाई जो है सॉइल कंजर्वेशन ऑफिस में जाकर के लाभ प्राप्त कर सकते हैं। जी, मैं अपने किसान भाइयों को बताना चाहती हूँ कि सरकार द्वारा बहुत सारी स्कीम्स जो हैं वो चलाई गई हैं और हमारे पास जो है सरकार ने जो है एक टोल फ्री नंबर दिया है, वो है 1800-180-1551। आपको कोई भी अगर समस्या भी है या आप स्कीम्स के बारे में जानना चाहते हैं या इंश्योरेंस के बारे में जानना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे जो है टोल फ्री नंबर पे संपर्क कर सकते हैं और फ़ायदा उठा सकते हैं, ताकि आप जो अपनी मेहनत करते हैं उसका आपको साथ साथ फल भी मिल सके। जैसे कि मैंने सर ये टोल फ्री नंबर की बात की, कई बार कभी आपको ऐसी समस्या आई है और आपने इस नंबर पे जो मैंने 1800-180-1551 बताया, क्या आपने कभी कोई समस्या आई है तो इस पे संपर्क किया है? नहीं मैम, अभी तक तो मेरे को इस प्रकार की कोई समस्या नहीं आई। हमारा विभाग जो है सारे पहले ही बहुत हमारी सहायता के लिए खड़े हुए हैं, क्योंकि हम नेचुरल फार्मिंग कर रहे हैं तो तत्पर रहते हैं, क्योंकि हम एक शुद्ध अनाज तैयार कर रहे हैं, जो भी अपने फल फ्रूट तैयार कर रहे हैं, तो इसके लिए अभी तक तो मेरे को जरूरत नहीं पड़ी, पर आइंदा के लिए मैं इस नंबर को जरूर उपयोग में लगाऊंगा। जैसे आपने बताया कि आप जो है डिपार्टमेंट जो है आपकी मदद करता है, जैसे आम की आप खेती करते हैं तो उस समय जो है डिपार्टमेंट आपका किस तरह से आपकी मदद करता है? वो समय पर हमें अवगत कराते रहते हैं कि ये अभी आपकी ग्राफ्टिंग होनी है, इसकी कटिंग होनी है, तो इसको कीजिए, या और साथ में जब उसमें वो बौर वगैरह आना होता है, फ्लावरिंग आनी होती है आम में, तो उस टाइम भी वो अलर्ट कर देते हैं कि अब ये आगे वाला रोल तेलिया रोग उसे हमें अपनी भाषा में बोलते हैं वो आना है, तो उससे पहले अपनी स्प्रे कर लो। तो इस हिसाब से वो हमें पूरा अलर्ट रखते हैं। फिर अगर हमारे पास किसी चीज़ की कमी हो तो पूछते रहते हैं टाइम टू टाइम कि आपको किस चीज़ की कमी। जैसे आपने बताया कि आम की ग्राफ्टिंग की जाती है, तो किस समय जो है आम की ग्राफ्टिंग की जाती है और ये ग्राफ्टिंग करना कितना महत्वपूर्ण है? ये इसकी ग्राफ्टिंग जो है, अभी तो फ्रूटिंग चली हुई है, हमारी फ्रूटिंग चलेगी। जैसे कोई आम है वो अभी जल्दी पक रहा है, कोई लेट पकेगा, परंतु इसके लिए उपयुक्त समय जो है हमारा अक्टूबर एंड और नवंबर में है, तो उस टाइम हम इसकी ग्राफ्टिंग बड़े इजीली कर सकते हैं। फिर उसके बाद बसंत ऋतु में इसमें दोबारा जो है टहनी आना शुरू हो जाती है। और ग्राफ्टिंग से ऐसा होता है कि जो अनचाहे टहनियाँ होती हैं, अगर उनको भी हम साथ में रह जाएंगे तो पौधे का वजन ज़्यादा बढ़ जाएगा, उसमें फिर नेक्स्ट टाइम उसको टहनी को टूटने का डर रहता है, जिससे पौधे को नुकसान होता है। इसलिए ग्राफ्टिंग जो है बहुत ज़्यादा जो है वो ज़्यादा ज़रूरी है। जो आम का जो पौधा होता है उसके चारों तरफ हम एक जो है गड्ढा बनाते हैं, वो कितना महत्वपूर्ण है और वो क्यों बनाया जाता है? वो एक तो जो उसके बाहरी घास फूस की रूट्स है, वो जो हमने आम के पौधे को जो है खाद वगैरह यूज़ करनी है उसको नहीं खाए या दूसरे पौधों को ना जाए जो खरपतवार है, इसलिए उसका हम तौलिया बनाते हैं, ताकि वो जो आम के पौधे को हमने भोजन देना है, कोई भी खाद देनी है, तो वो वही पौधा खाए, ताकि वो दूसरे खरपतवार जो है वो ना खा पाए। इसलिए उसको हम बनाते हैं। अजय रतन जी, आपको सरकार द्वारा जो है वो 3 स्टार रैंकिंग दी गई है। मैं ये जानना चाहूँगी जो वो 3 स्टार रैंकिंग आपको दी गई है वो किसके लिए दी गई है? ये हिमाचल सरकार ने जो है एक व्यवस्था की हुई है कि जो प्राकृतिक खेती कर रहे हैं
तो जो प्राकृतिक खेती में जैसे जो किसान अभी 1-2 साल से कर रहा है, तो अभी उसको वो फिर आत्मा विभाग जो है एक अलग से बनाया हुआ है, उसमें सभी हमारे प्रोजेक्ट डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर और सभी एटीएम बीटीएम रखे गए हैं। तो वो समय समय पर उस किसान को देखते रहते हैं फील्ड में जा कर के प्रैक्टिकली कि वाकई वो नेचुरल फार्मिंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है। फिर वो 1 साल तक स्टडी करते हैं, फिर उसके बाद उसको किसान को 1 स्टार रैंकिंग देते हैं। फिर उसी हिसाब से जो किसान अच्छा काम करता है और सबसे बढ़िया काम करता है, तो उसको फिर उससे ज़्यादा 1 स्टार वाले से अच्छा करेगा उसको 2 स्टार मिलता है, और जो सबसे अच्छा करेगा उसको 3 स्टार रैंकिंग होती है। फिर किसान जो वो 1 साल के लिए वैलिड होता है, नेक्स्ट साल के लिए फिर दोबारा नया बनता है। तो जब किसान के पास ये सर्टिफिकेशन हो नेचुरल हिमाचल सरकार के द्वारा, तो किसान अपना उत्पाद कहीं भी निर्धारित होकर बेच सकता है, उसको मार्केटिंग की कोई ज़रूरत नहीं ढूंढने की, क्योंकि उसके पास पूरा शुद्ध प्राकृतिक खेती का नेचुरल फार्मिंग का सर्टिफिकेशन हो गई है। जी, जिस तरह से हमने आम के पौधों की दूरी की भी बात कर ली, और जैसे कि आम की जो अब फसल हमारी जो है वो तैयार हो गई, सबसे महत्वपूर्ण होता है ग्रेडिंग और पैकिंग करना। जिस तरह से हम जो एक हमारा जो आम जो है वो फलों का राजा है, और हिमाचल की जो जाना जाता है वो सेब से जाना जाता है, तो उसकी जो ग्रेडिंग और पैकिंग की जाती है तो कीमत भी उसी हिसाब से लगती है। तो उसी तरह से आम की अगर किसान भाई की जो है वो फसल बहुत अच्छी हुई है, अब उसको उसके हिसाब से दाम भी जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मिलना, तो उसके बारे में बताइए कि किस तरह से ग्रेडिंग और पैकिंग की जाती है। बिल्कुल मैम जी, आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है किसान भाइयों के लिए भी, क्योंकि कई बार किसान भाई क्या करते हैं कि आपने उनको पूरा पता नहीं होने की वजह से वो अपना सारा आम जो है इकट्ठा ही है पेटियों में भर देते हैं। आगे जाके व्यापारी लोग जो हैं वो बोल देते हैं कि आपका उनको एक अगर छोटा ग्रेड का आम हाथ में आएगा वो रेट वही लगा देता है। इसलिए आम किसान भाइयों को जो है आम बगीचा वालों को जो है आम वालों को अपना ग्रेडिंग लेवल बनाना चाहिए। उसमें या तो वो स्टेप बाय स्टेप उसमें पाइप की नालियाँ होती हैं, जो बड़ा साइज होगा सबसे पीछे रुक जाता है, इस प्रकार का यंत्र होता है वो। जो उससे छोटा टाइप का होगा वो आगे जाके गिर जाएगा पेटी में, जो उससे और छोटा होगा उसके द्वारा भी हम ग्रेडिंग कर सकते हैं। वैसे मैनुअल भी आराम से कर सकते हैं। मैनुअल में अगर हम अपनी 3 प्रकार की ग्रेडिंग होना बहुत ज़रूरी है फ्रूट की, एक सबसे छोटा, एक मीडियम का और एक लार्ज का। फिर उससे हमें अलग अलग दाम मिलेंगे। फिर उनमें अगर हम अपना स्टिकर नेचुरल फार्मिंग का या लगा देंगे तो हमें उसके मुंह मांगे दाम मिलते हैं। हाँ जी जी, जैसे कि आम की फसल की हम बात करते हैं, जो आम की फसल है वो साल में एक बार होती है, तो जो किसान है तो पूरी तरह से एक आम की फसल पे ही जो है वो डिपेंड नहीं रह सकता। तो क्या आम के साथ अगर किसान के पास जो है बहुत ज़्यादा ज़मीन नहीं है, तो क्या आम के पौधे के जो पेड़ बगीचे में जो है अलग अलग तरह की और भी खेती की जा सकती है? बिल्कुल। जैसे आम का पौधा है, आम के पौधे में जो है नीचे हम जो छाया में भी हो जाती हैं फसलें, जिसमें हम अपना अदरक की फसल ले सकते हैं, अरबी की फसल ले सकते हैं, अपनी हल्दी की फसल तो इसमें सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि हल्दी के लिए चाहे जितनी मर्जी छाया हो वो आराम से हो सकती है। लहसुन की फसल भी ले सकते हैं। इस तरह से जो ज़मीन के अंदर हैं ट्यूबर क्रॉप हैं, जो ज़मीन के अंदर तैयार होती हैं, जिमीकंद की फसल, वो सारी फसलें हम ले सकते हैं ट्यूबर क्रॉप। जैसे आपने बताया कि जो ज़मीन के अंदर की जो फसलें हैं उनको हम जो है वो आम की खेती के साथ, तो वो कहीं ऐसा तो नहीं कि आम के बगीचे को नुकसान पहुंचाती हैं? नहीं, उनका कोई उसके लिए कोई इफेक्ट नहीं है, क्योंकि आम की रूट्स जो है नीचे तक जाएगी, 15-20 फुट तक भी जाएगी, वो तो भोजन नीचे से लेती रहती है। और उसमें मेन इफेक्ट होता है कि आम की मेन रूट भोजन की जितनी आम की वो हाइट होती है, अगर हम दोपहर की धूप देखेंगे सनराइज की, और जहाँ उसकी परछाई पड़ती है अगर 10 फुट पे है तो उसकी रूट तो वहाँ चली गई, अगर उसकी परछाई 20 फुट पे है तो उसकी रूट वहाँ है भोजन की। तो उससे जो है जो हम दूसरी फसल लेते हैं उसकी रूट तो
छोटी होगी 6 इंच मिट्टी में होगी या 10 इंच तक जाएगी, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई फर्क नहीं पड़ता। सरकार द्वारा जो है अगर आपकी फसल का जो है वो नुकसान हो जाता है तो इंश्योरेंस पॉलिसी भी जो है वो चलाई गई है, ताकि जो किसान भाई है जो इतनी मेहनत करता है उसको जो है कुछ ना कुछ, तो अगर फसल बर्बाद हो गई है कुछ ना कुछ तो उसको मुनाफा ज़रूर मिले। तो उसके लिए जो इंश्योरेंस चलाई गई है, अगर हम आम की बात करें तो उसके बारे में थोड़ा बताइए कि क्या इंश्योरेंस जो है वो आम के उसमें भी जो सरकार द्वारा दी गई है? अभी तक तो फिलहाल मेरे को तो नहीं मिली है, जी। जो सच्ची बात है। और बाद में अभी मैंने इस बार न्यूज़पेपर में पढ़ा है कि बागवानों के लिए, आम वालों के लिए भी इंश्योरेंस हो रही है। अभी उसका मैं जानकारी प्राप्त करूँ। जी, जो मैंने आपको टोल फ्री नंबर बताया आप उस पर भी जो है वो जानकारी ले सकते हैं, ताकि आपको भी पता चले और हमारे दूसरे जो किसान भाई हैं वो भी जाने कि अगर इंश्योरेंस आपको सरकार द्वारा दी जा रही है तो उसका भरपूर फ़ायदा उठाएं। अगर आम की हम ग्राफ्टिंग की बात करें तो आम की जो पेड़ की जो ग्राफ्टिंग है वो किस समय की जाती है और वो कितनी ज़रूरी है? आम की ग्राफ्टिंग के लिए हमारा समय जो है अगस्त से सितंबर तक जी। जो है उपयुक्त है, क्योंकि अभी आम की फसल निकलने के बाद जो है इसमें ग्राफ्टिंग आराम से की जा सकती है। इसका समय यही सबसे उपयुक्त है। जैसे आपने बताया अजय रतन जी की जो आप है प्राकृतिक खेती करते हैं, तो आम के पौधों को बीमारियों से बचाने के लिए, जैसे आपने पहले भी बताया कि गौमूत्र और जो आप कई चीज़ें बनाते हैं उससे करते हैं, तो मैं चाहती हूँ कि मेरे थोड़े दर्शकों को बताइए कि किस तरह से आम की खेती भी जो है वो प्राकृतिक तरीके से की जा सकती है। आम की खेती के लिए प्राकृतिक विधि से हम जैसे इसके लिए दूसरी दवाइयों का स्प्रे करते हैं, तो हम अगर इसको लिए, मैंने पहले भी बताया कि हम अगर ये 15 दिन के अंतराल में हम स्प्रे करते रहेंगे तो सबसे बढ़िया रहेगा। उसके लिए हम क्या करेंगे कि जैसे हम नीम अस्त्र बनाएंगे, तो नीम अस्त्र, यहाँ नीम, हिमाचल में नीम के पौधे नहीं है, तो उसके लिए फैमिली प्लांट है दरेक। तो हम दरेक के पत्ते ले सकते हैं, आग के पत्ते ले सकते हैं, एरंड के, धतूरा के। इस तरह हम 5 प्रकार के कड़वे जो हमारे घर के नज़दीक पेड़ पौधे पाए जाते हैं उनकी पत्तियों को लेकर के उनकी हम एक, जैसे 200-200 ग्राम पत्तियाँ ली, उनकी हम एक चटनी बनाएंगे पीस करके, और उसमें जो है 2 लीटर हम गोंद डालेंगे और उनको घोल करके फिर उसको कपड़े से छान करके उसको ही हम स्प्रे कर सकते हैं। अगर उससे भी कोई फर्क न पड़े तो उससे बड़ी दूसरी दवाई है हमारा अग्नि-अस्त्र। तो उसमें हम क्या करेंगे कि यही जो मैंने बताई 5 जड़ी बूटियाँ, कड़वे पत्ते, इनकी चटनी है, और साथ में उसमें हम ऐड करेंगे अपनी मिर्ची, तीखी हरी मिर्ची या लाल मिर्ची हो उसकी भी चटनी डालनी है, अदरक और लहसुन की भी चटनी डालनी है, और उन सबको मिला करके 2 लीटर गोंद में डाल करके मिट्टी के बर्तन में उसको धीमी आंच पे रख के थोड़ी सी उबाली दिलानी है, और उसको फिर नीचे उतार करके ठंडा करके कपड़ छान करके फिर उसको 100 ml जो है आधा लीटर पानी में मिला करके स्प्रे करनी है, जिससे हम अपनी मतलब आम की फसल को बीमारियों से बचा सकते हैं। अजय रतन जी, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए, इतनी अपनी महत्वपूर्ण जानकारी दी। मैं चाहती हूँ कि जो किसान भाई हैं जो खेती करना चाहते हैं, मैं चाहती हूँ कि उनको आप कोई संदेश दें। मेरा सभी किसान भाइयों से यही संदेश है कि हमारा जीवन तभी संभव है कि जब हम एक शुद्ध और स्वच्छ अपने लिए एक अनाज तैयार करेंगे। और क्योंकि आज हमारा जो है सभी हॉस्पिटल जो है बीमारियों से भरे पड़े हैं, कारण यही है कि जो हम खाद्यान्न खा रहे हैं वो सारा जहरीला है। इसलिए मेरा सभी किसान भाइयों से यही अनुरोध है कि सभी जो हैं बागवान अपने लिए एक शुद्ध और स्वच्छ और लोगों के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखते हुए एक प्राकृतिक खेती के द्वारा अपने फल और खाद्यान्न पदार्थ उगाएं, और अपने लिए और अपने प्रदेशवासियों के लिए, अपने देशवासियों के लिए एक शुद्ध और स्वच्छ अन्न उगाएं और अपनी धरती माता को जो है जहर मुक्त बनाएं। धन्यवाद जी। बंजर भूमि में हरियाली लाए, लोगों की 2 वक्त की भूख मिटाए, वो है किसान। मैं दूरदर्शन के माध्यम से किसान भाइयों से ये कहना चाहती हूँ कि सरकार द्वारा जो स्कीम्स और इंश्योरेंस चलाई गई हैं उसका भरपूर फ़ायदा उठाएं, ताकि जो किसान जो सरकार का जो सपना है, लक्ष्य है, सरकार का जो लक्ष्य है
किसानों की आय को दोगुना करना, वो लक्ष्य को हम जल्द से जल्द प्राप्त कर सकें। आज के कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। नमस्कार।